सभी को नमस्कार। तो अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका, और कोशिका में अपनों ने लास्ट टाइम पढ़ा था गुणसूत्र, और गुणसूत्र भी अपनों ने लास्ट में इसके टाइप्स पढ़ लिए थे कि जो आपके पास सेंट्रोमियर है कितने अपने प्रकार हैं। ठीक है, 4 प्रकार है जो अपनों ने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो अपने बात करेंगे कोशिका विभाजन जिसमें अपने पास समसूत्री, अर्धसूत्री, उसके हिसाब से आपके पास 4 फेज है जो भी अपने को ध्यान रखने हैं। तो बात करते हैं अपने कोशिका विभाजन। तो उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं अपने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कोशिका विभाजन होता क्यों है। तो कोशिका विभाजन होने के लिए सबसे जो मेन उत्तरदायी है वो है केंद्रक। कैसे? जैसे मान लो ये कोशिका है, फिर क्या करता है कोशिका यहाँ से क्या आती है, 2 भागों में टूट जाती है, और यहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे केंद्रक है ये 2 अलग अलग केंद्रों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाद में जो कोशिका होती है इसमें क्या होता है, पोषण होता है। पोषण होता है तो कि कोशिका क्या होती है, बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये कोशिका बड़ी होती जाती है तो एक टाइम पर क्या होता है कि केंद्रक का जो नियंत्रण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम का मतलब जैसे अपने इंसान मान लो तो एक टाइम पे क्या होता है कि बुढ़ापे की अवस्था आती है उसके बाद। ठीक है, तो केंद्रक की जो अवस्था यहाँ पे विलुप्त होती जाती है। तो जब विलुप्त की अवस्था आती है तो यहाँ पे केंद्रक क्या करता है, फिर से क्या करता है, यहाँ पे विभाजन करता है। तो यहाँ से क्या करता है ये विभाजन, और फिर से क्या करता है, 2 नई कोशिका बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कोशिका विभाजन होता क्या है, केंद्र का जो नियंत्रण है कम होने के कारण क्या करती है, कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि केंद्र का नियंत्रण कम होने के कारण, ठीक है, कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। तो कोशिका विभाजन पढ़ने के लिए अपने को ध्यान रखना होगा कि सेल साइकिल क्या होता है यानी कोशिका चक्कर क्या होता है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कोशिका चक्कर के बारे में। तो यहाँ पे कोशिका चक्र है। सबसे पहले तो बात करें कि कोशिका चक्र को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, परिभाषित। तो ध्यान रखना क्या नाम था, हावर्ड पेलक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास कोशिका है यहाँ पे अपनों ने बात कर ली कि कोशिका यहाँ पे क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका विभाजन। तो यहाँ पे आपके पास ये कोशिका है और यहाँ से 2 भागों में विभाजन हो जाता है। फिर ये कोशिका क्या होता है, पोषण प्राप्त करती है, बड़ी होती जाती है, और एक टाइम पे क्या होता है, इसका विभाजन हो जाता है। फिर ये आगे 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि कोशिका चक्र होता क्या है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्रक्रिया हुई, ठीक है, तो अपने बोलते हैं कोशिका के जीवन काल में होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र। ठीक है, तो ध्यान रखना कोशिका के जीवन काल यानी जीवन काल में जितनी भी समस्त क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, कोशिका चक्र। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाती है अंतरावस्था। क्या कहलाती है, अंतरावस्था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे विभाजन की तैयारी करता है। ठीक है, जैसे जैसे कोशिका बढ़ती जाती है तो एक टाइम ऐसा होता है कि विभाजन की क्या आ जाती है, अवस्था आती है। तो ये वाला जो फेज है इसको बोलते हैं विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, विभाजन। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिका चक्र को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था का मतलब क्या है कि कोशिका यहाँ से क्या हो जाती है, विभाजन की तैयारी करती है, और विभाजन के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, ये यहाँ से विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है इंटरफेज, और इसके क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोशिका चक्र कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। कोशिका चक्र तो एक तो अपनों ने बात की थी अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसको क्या बोलोगे, इंटरफेस। और एक अपनों ने बात की थी
विभाजनावस्था। और इसको क्या बोलोगे? डिवीजन फेज। विभाजन अवस्था। और इसी को ही क्या बोलते हैं? बोलते हैं एम फेज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अंतरावस्था क्या करता है? यहाँ पे विभाजन की तैयारी करता है, और विभाजन अवस्था क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आगे बटा हुआ है, तो इसके भी आगे 3 पार्ट हैं। एक तो है G1, एक है S, और एक है G2। ठीक है, तो विभाजन अवस्था भी इसमें क्या होता है? अब यहाँ से देखो, यहाँ से याद हो जाएगा आपको। यहाँ से क्या हो रहा है? विभाजन, यानी ये क्या हो रहा है? केंद्रक का विभाजन। तो एक तो हो गया केंद्रक द्रव का विभाजन। केंद्रक द्रव का विभाजन हो गया, तो यहाँ पे क्या होती है? एक पट्टिका होती है, अपनों ने पढ़ी थी। तो ये पट्टिका क्या होती है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य का भी यहाँ पे क्या हो जाता है? विभाजन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया? केंद्रक द्रव का विभाजन, और किसका विभाजन हो गया? कोशिका द्रव का विभाजन। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं, एक तो किसका विभाजन? केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और एक किसका होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ध्यान रखो इनको, कैरियोकाइनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ से आपके पास जो कोशिका चक्र है, सबसे पहले विभाजन की तैयारी करेगा कौन? अंतरावस्था। उसमें भी कितने पार्ट आपके? 3, G1, S1 और G2। फिर यहाँ से विभाजन हो जाएगा किस किस का? केंद्रक और कोशिका द्रव्य का। ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाद अपने जो मेन जो टॉपिक है जो अपने पढ़ेंगे, इसमें केंद्रक द्रव्य में अपने पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लास्ट में अपने पढ़ेंगे टेलोफेज। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में भी आगे 2 पार्ट हैं। एक तो ध्यान रखना, बाय सेल प्लेट, और ये आ जाएगा बाय ग्रूव। बाय सेल प्लेट मतलब पट्टिका द्वारा निर्माण, पट्टिका द्वारा निर्माण, और बाय ग्रूव का मतलब खांच द्वारा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। तो कोशिका चक्कर के लिए आपके पास ये हायरार्की है जो अपने को ध्यान रखना है, ये याद है। यहाँ से बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएगी? क्लियर। तो इस रिलेटेड जो डायग्राम है वो भी अपने बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोशिका के ये जो चक्कर है उसका डायग्राम है, तो यहाँ पे अपने बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा G1, ये है S, और कौन सा आ जाएगा? G2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने G1 से लेके G2 तक ये क्या कहलाती है आपके पास? अंतरावस्था। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं? अंतरावस्था। अंतरावस्था। ठीक है, इंटरफेस। तो उसके बाद अपने पढ़ेंगे विभाजन अवस्था। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और ये क्या रह गया? ये रह गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये अवस्था है, ये क्या कहलाती है? विभाजना अवस्था। तो यहाँ पे लिख देते अपने विभाजना। ठीक है, तो ये तो होगी अंतरावस्था और ये होगी विभाजनावस्था। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा कि सबसे पहले जो अंतरावस्था है, तो अंतरावस्था के अंदर क्या होता है? अपने को पता है विभाजन की तैयारी होती है। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना कि डीएनए का जो संश्लेषण है, ठीक है, यानी सिंथेसिस,
डीएनए संश्लेषण। ये कहाँ होता है? एस अवस्था में, ठीक है। तो डीएनए संश्लेषण अवस्था, एस से ध्यान रखो सिंथेसिस, सिंथेसिस भी किसका? डीएनए का। अब यहां से देखो कैसे कनेक्ट करेंगे अपने बातों को। देखो एस से पहले क्या रहा है? जीवन, क्या रहा है? जीवन। तो जीवन को अपने लिख सकते हैं पूर्व, क्या है यहाँ पे? डीएनए संश्लेषण, यानी पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था, ठीक है। पूर्व मतलब एस से पहले पूर्व। अब देखो यहाँ पे आपके पास अंतरा, यहाँ से विभाजन हो रहा है, विभाजन के क्या रहा है? बाद, जीवन। तो विभाजन के बाद आ रहा है, तो इसको एक और नाम लिख सकते हैं पश्च। बाद आता है तो उसको लिखते हैं पश्च, पश्च विभाजनावस्था, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ये डीएनए होगा। एक और इसका नाम है, इसको बोलते हैं जी का मतलब गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज, ठीक है। अब आ जाते हैं G2 पे। अभी एस के क्या है? बाद, ठीक है। तो बाद में आता है तो क्या लगाते हो? पश्च। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्च, पश्च। तो बाद में मतलब संश्लेषण अवस्था, डीएनए संश्लेषण अवस्था। और क्या लिख सकते हो? अच्छा पूर्व भी लगा सकते हैं क्या अपने? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? ये क्या रहा है? G2, और यहाँ पे क्या है? विभाजन। तो विभाजन से ये क्या है? पहले, ठीक है। तो विभाजन से पहले तो क्या लगाओगे? पूर्व, पूर्व विभाजना अवस्था। तो यहाँ से ये चित्र बनाने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको नाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जीवन को क्या बोलते हैं, S1 को। आप एक चीज़ ध्यान रखो ना, S, ठीक है। S आपको पता होना चाहिए। S से मतलब सिंथेसिस, ध्यान रखो सिंथेसिस मतलब किसका? डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए का पहले आ रहा है तो इसका मतलब पूर्व, बाद में आ रहा है तो पश्च, ठीक है। तो यहाँ से आपके नाम क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से एक बार थोड़ा ध्यान रखें अपने। तो कोशिका चक्र पढ़ा था अपनों ने। कोशिका चक्र में अपनों ने बात की सेल यहाँ से क्या हो रहा है? विभाजन की तैयारी करते हैं, फिर सेल डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं विभाजन अवस्था। तो ये विभाजन अवस्था यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर उन्होंने बात की कि अंतरावस्था में सबसे पहले किसमें? जीवन, फिर एस में विभाजन होगा, फिर G2 में। तो ये विभाजन की तैयारी करती है, और फिर किसका होगा? केंद्रक का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास विभाजन अवस्था दो है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। केंद्रक में अपने पढ़ेंगे क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में आपके पास सेल, प्लेट और पाई ग्रूव। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कौन सी अवस्था? इंटरफेज। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले अंतरावस्था, जिसको क्या बोलते हैं अपने? इंटरफेज। तो यहां से अपने को पता ही है कि आपके पास अंतरावस्था क्या करता है? विभाजन की तैयारी, यानी कोशिका विभाजन की क्या करता है? तैयारी। और तैयारी भी कहां से करेगा? आपने इसके तीन पार्ट बनाए थे, कौन से? जीवन, S1 और सॉरी S और G2, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका आपके पास, फिर ये बड़ी होगी, फिर ये बड़ी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या करता है? कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। तो ध्यान रखना इसकी कितनी अवस्था है? तीन उप अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी है वो अपने बात करते हैं। एक तो अपनों ने बात की थी जीवन अवस्था, जीवन अवस्था। एक है आपके पास कौन सी? एस, जिसमें एस फेज लिख दो या अवस्था लिख दो, और लास्ट आपके पास G2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जी का मतलब ध्यान रखना ग्रोथ, और एस का मतलब ध्यान रख लो सिंथेसिस, ठीक है। जी का ग्रोथ, एस का सिंथेसिस। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बात करें सबसे पहले जीवन अवस्था, ठीक है। तो जीवन अवस्था में क्या होगा? कोशिका विभाजन की क्या होगी? तैयारी, कोशिका विभाजन तैयारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपके पास कोशिका द्रव्य, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, बढ़ना क्या हो जाती है? शुरू। तो यहाँ से देखो कोशिका द्रव्य पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, ठीक है। कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ना शुरू। और क्या होगा यहाँ पे? जैसे जैसे बढ़ेंगे कोशिकांग भी बढ़ेंगे। जैसे अपने बात करें,
अपने पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, तो इसका मतलब क्या था, सेल जो हो जाते हैं यहाँ पे कोशिकांग निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना कोशिकांग का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। और ध्यान रखना इसमें क्या होता है, एमिनो जो अम्ल है वो निर्माण शुरू करता है, और एमिनो अम्ल से क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान रखना हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले क्या होगा, एमिनो अम्ल बनेगा, एमिनो अम्ल। ठीक है, उसी तरह डीएनए बनेगा, लेकिन डीएनए से पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये तो होगी जीवन अवस्था। तो यहाँ से देखो तैयारी स्टार्ट हो रही है, कोशिश द्रव्य बढ़ जाएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कोशिकांग भी निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन में बनेगा, और क्या बनेगा, डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए बन गया, तो ऐसे में अपनों ने बात किया था सिंथेसिस, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएनए का संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें डीएनए का संश्लेषण का मतलब है कि डीएनए यहाँ पे क्या हो जाता है, दुगना। ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो डीएनए है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो जाएगा, ऐसा फेज में। तो ध्यान रखना हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, तो ध्यान रखो बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीवन अवस्था में, लेकिन निर्माण कहाँ हो गया इसका, एस फेज में। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाएगा G2, तो G2 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास कोशिकांग है, ये कोशिकांग क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुगना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना। अब कोशिका जैसे बनेगी तो ध्यान रखना इसमें क्या आ जाएगी, एनर्जी, एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना एटीपी का क्या करता है, ये संचय, एटीपी का संचय। ठीक है, स्टोर करता है। उसी तरह जैसे एटीपी करके तो अपने को क्या चाहिए, प्रोटीन, तो प्रोटीन का संश्लेषण भी कहाँ हो जाएगा, G2 में, प्रोटीन का संश्लेषण। और लास्ट में ये विभाजन के लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार। ये लो, तो ये थी आपके पास कि विभाजन आपके पास किस प्रकार होएगा। तो अपनों ने G1, S और G2 इसके आधार पर अपनों ने बात कर ली कि कोशिका विभाजन तैयार किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो पहले कोशिका विभाजन तैयार होगी, तो विभाजन तैयार होगी तो कोशिका द्रव्य बढ़ेगा, कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो कोशिकांग भी निर्माण शुरू हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन भी स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए भी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका निर्माण। निर्माण हो जाए तो कोशिकांग जो होता है वो बड़े हो जाएंगे, यानी दुगने हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, कोशिकांग बनेंगे तो एटीपी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए, तो एटीपी का भी संचय कहाँ होता है, G2 में। एटीपी चाहिए तो प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है G2 में। फिर क्या हो जाती है, विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अंतरावस्था आसान है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये काम क्या करता है अंतरावस्था, अगर ये पता चल गया तो आपको G1, S और G2 ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब क्या बात करेंगे अपने डिवीजन फेज, तो सेकंड अपने बात करेंगे विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन फेज। तो इसमें पता है विभाजन होगा किसका, तो इसमें दो है अपने पास, एक तो है केंद्र द्रव्य विभाजन, और दूसरा कौन सा अपने पास, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और कौन सा, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे अपने को पता है कि आपके पास जो सेल है इसमें केंद्रक होता है, तो ये आगे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनके मध्य जो आपके पास बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य भी यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो ये आपके पास विभाजन अवस्था किस प्रकार है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि थ्योरी तो अपने को पता ही है किस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। डायग्राम ध्यान है तो आपको थ्योरी आराम से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन।
यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपके पास सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो अपने को ध्यान रखना है असूत्री, ठीक है, असूत्री विभाजन। दूसरा ध्यान रखना अपने को समसूत्री, और तीसरा ध्यान रखना अपने को अर्धसूत्री। तो ये 3 है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में भी ध्यान रखता हूँ, वो भी ध्यान रख लो। इसको बोलते हैं एमिटोसिस, और समसूत्री को क्या बोलते हैं? माइटोसिस, और अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं? म्योसिस, ठीक है। तो ये है आपके पास कि सेल डिवीजन कितने प्रकार होते हैं? 3 कौन कौन से? पहले तो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। देखो ये दोनों अपने को बात करनी है मानव में, ठीक है। इसका ज़्यादा अपने को बात नहीं करनी, क्योंकि ये क्या होता है, जो आपके पास असूत्री है ये हमेशा किस में होता है? एक कोशिका, यानी जो अविकसित कोशिकाएं हैं, अविकसित मतलब जो डेवलप नहीं है, उनका विभाजन कौन करता है? असूत्री, ठीक है। जैसे अपने बात करें एमीबा हो गया, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं ध्यान रखने अपने को। तो इसमें अपने बात करें सबसे पहले असूत्री विभाजन, जो मेन जो अपना टॉपिक है वो है समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। माइटोसिस। तो असूत्री विभाजन में सबसे पहले तो ध्यान ये शब्द दिया किसने? तो ध्यान रखना ये शब्द दिया रेमेटर ने, और ये आपको बता दिया ये किस में होता है? एक कोशिका में, एक कोशिका, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर। और अविकसित कोशिका, तो इनमें ही होता है। तो ध्यान रखना जो आपके पास अपने समसूत्री अर्धसूत्री, उसमें तो क्या विभाजन की अवस्था पाई जाती है, इसमें विभाजन की अवस्था नहीं पाई। इसमें सीधा है कि कोई सेल है तो आगे वो डिवाइड हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान है। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना इसमें विभाजन की अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कोशिका और अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो एग्जाम्पल ध्यान रख लो। एग्जाम्पल ही पूछते हैं और पूछ लेते हैं कि ये शब्द किसने दिया, किसने दिया? रेमेटर। तो ध्यान रखना एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और क्या था? माइकोप्लाज्म, प्लाज्मा, और जीवाणु, और एक आ जाता है आपके पास BGA। BG क्या होता है? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है असूत्री विभाजन किन में, ठीक है। एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्ट, तो क्वेश्चन यहाँ से भी जो बनेगा यही बनेगा। तो यहाँ पे नील हरित शैवाल बीजी को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। तो दूसरा कौन सा अपने पास? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस। तो समसूत्री विभाजन की बात करें, सबसे पहले तो बात करें खोज की। तो बर्गर अपनों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉस बर्गर। और ये शब्द किसने दिया? तो ध्यान रखना किसने? फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? कायिक कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका हमने बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। काया मतलब शरीर, सोमेटिक सेल, ठीक है, इसमें होता है। और ये काम क्या करता है समसूत्री विभाजन? तो ध्यान रखना शरीर की जो वृद्धि और मरम्मत के काम किसका होता है? समसूत्री विभाजन का। तो ध्यान रखना
शरीर की वृद्धि और मरम्मत। और इसमें जो आपके पास गुणसूत्र होता है उसकी संख्या क्या होती है, इसमें अपरिवर्तित यानी समान ही रहेगी। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, इसमें जो गुणसूत्र है इसकी संख्या क्या होगी, अपरिवर्तित। ठीक है। और क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना है इसमें कोशिका एक बार ही विभाजन होती है। ठीक है, यानी जो विभाजन होता है एक बार विभाजन, एक बार ही क्या होगी, विभाजित। एक तो ये बात होगी। और समसूत्री, इसमें अपनों ने समसूत्री विभाजन में क्या ध्यान रखेंगे कि इसके पास दो अवस्था है, केंद्रक द्रव विभाजन और कौन सा, कोशिका द्रव विभाजन। तो इसके पास दो अवस्था है, एक तो है केंद्रक द्रव और एक क्या ध्यान रखोगे, एक ध्यान रखोगे कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव विभाजन। तो ये दो जो अवस्थाएं हैं वो किसमें पढ़ना अपने को, समसूत्री विभाजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है साइटोकाइनेसिस। तो अपने बात करेंगे सबसे पहले कौन सा, केंद्रक द्रव विभाजन। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं केंद्रक द्रव विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। तो इसमें अपनों ने आपको हायरार्की अगर याद है तो उसमें अपने पास चार जो अवस्थाएं पढ़नी है वो इसमें पढ़नी है, कौन सी, तो ये याद रख लो, PMAT। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, प्रोफेज, फिर अपने बात करेंगे किसकी, मेटाफेज, फिर क्या बात करेंगे अपने एनाफेज, और लास्ट में अपने रह जाएगा टेलोफेज, टेलोफेज। ठीक है, क्योंकि अपनों ने बात की थी कि जो आपके पास कोशिका चक्र है वो दो भागों में डिवाइड है, जिसमें उन्होंने पहले अंतरावस्था में अपना पढ़ा था G1, S और G2। फिर यहाँ आ जाते हैं आपके पास M यानी विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था से पहले कौन सा अपने पास, केंद्र, जिसमें अपनों ने चार पार्ट पढ़े थे। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर याद है तो थोड़ी चीजें क्या हो जाती है अपने पास याद। ठीक है, तो ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रोफेज। तो बात करते हैं अपने प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज, तो प्रोफेज से पहले अपने को ध्यान रखना है इसका डायग्राम, जो डायग्राम दो है यहाँ पे, तो दोनों डायग्राम से अपना पता चलेगा कि प्रारंभिक प्रोफेज में क्या होता है और अंतिम प्रोफेज में क्या होता है। तो मैं पहले बना रहा हूँ प्रारंभिक प्रोफेज, यहीं से ही आपको फर्क मिल जाएगा कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पता ही आपको क्या होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, अंदर क्या होता है, केंद्रक, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसमें यहाँ पे आपके पास ये है केंद्रिका, क्या बोलोगे इसको, केंद्रिका, न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये रेशे पाए जाते हैं, गुच्छा सा होता है ये, इसको बोलते हैं अपने, तो ध्यान रखना, ये मतलब एक बॉल के आकार में, जिसको बोलते हैं ऊन की गेंद। ठीक है, ऊन देख लो कैसा होता है, रेशे होते हैं उसमें, तो इसको बोलते हैं ऊन की गेंद। और ये क्या होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो ये होती है पहली अवस्था, प्रॉपर बना नहीं है अभी, यानी अपने को ऐसा दिखाई देता है, यानी क्या है, ऊन की गेंदें। ठीक है, यानी ऊन की गेंदों को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग स्टेज, स्प्रिंग स्टेज। तो ये अपने किस चीज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले प्रारंभिक प्रोफेज की। ठीक है,
तो ये तो बात होगी रनिंग प्रोफेज में आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये आपके सामने। उसके बाद बात करते हैं कि अंतिम अवस्था में अपने पास क्या होगा। तो यहाँ पे अपने अंतिम अवस्था बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास सेंट्रोसोम है ये चले जाते हैं विपरीत ध्रुवों पर, ठीक है, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो गुणसूत्र हैं वो आ जाते हैं सेंटर में। तो जो आपके पास गुणसूत्र है ये आ जाते हैं कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखना किसका निर्माण होता है, तर्कु तंतुओं का। तो ये है आपके पास तर्कु तंतु, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो आपके पास तारक का है यानी सेंट्रोसोम, और ये है आपके पास तर्कु तंतु, तर्कु तंतु, और ये है आपके पास गुणसूत्र। तो ये कौन सी अवस्था है, अंतिम प्रोफेज। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पूछ लिया केंद्रक झिल्ली, तो ये है आपके पास केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और आपके पास आता है केंद्रिका, ये दोनों यहाँ पे क्या होगी, विलुप्त। तो यही पूछ लेते हैं कि ये दोनों विलुप्त होती हैं कौन सी अवस्था में, अंतिम प्रोफेज में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पास एक गुणसूत्र है इस पर एक झिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है, यानी जो झिल्ली होती है, जो आपके पास अंतिम अवस्था में जो गुणसूत्र बनता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास पाया जाता है झिल्ली, और ये झिल्ली भी किसकी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन वलय। तो प्रोटीन वलय का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपका प्रोफेज कंप्लीट हो गया। तो डायग्राम से चीज़ें देखो आसान होगी। विलुप्त हो जाता है अंतिम प्रोफेज में क्या, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ठीक है। और पहले प्रारंभिक फेज में आपको क्या क्या मिलेगा, ये आपके सामने जो डायग्राम है वही अपने को ध्यान रखना है। जो ये आपके पास गुणसूत्र है ये किस में होता है, उनकी गेंद के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये आपके पास गुणसूत्र आ जाते हैं मध्य में। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं, ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब सिरों पर। और इसमें तर्कु तंतु का निर्माण होता है। और यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना, तर्कु तंतु किससे नहीं जुड़े होते, गुणसूत्र से, ये ध्यान रखना है। तर्कु तंतु गुणसूत्र से जुड़े नहीं होते। बस ये आपका प्रोफेज कंप्लीट है। अब अपने बात करेंगे मेटाफेज। तो कोशिश की आज कि आपके पास जो मैटर है वो अच्छा खासा मिले। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, स्टार्टिंग से जो अपने बात की एक बार ध्यान रख लेते अपने। देखो यहाँ से, तो यहाँ से कोशिका चक्र क्यों आ जाता है ये बता दिया। उसमें दो अवस्थाएं, विभाजन की तैयारी करेगा अंतरावस्था, और विभाजन भी कहाँ से, जीवन से, G1 G2, फिर चला जाएगा कहाँ पे, आपके पास विभाजन अवस्था में, ठीक है। उसमें बात की अपनों ने स्ट्रक्चर की कि आपके पास इनके जो नाम है वो अपने को कैसे ध्यान रखने हैं। तो एक ध्यान रख लो, एस सिंथेसिस, DNA संश्लेषण पहले है तो क्या लगाओगे, पूर्व, बाद में है तो क्या लगाओगे, पश्च, ठीक है। उसके बाद अपनों ने सबसे पहले बात की अंतरावस्था, जिसमें अपनों ने पढ़े थे 3 उपावस्था, G1 S और G2, ठीक है। तो पहले ये निर्माण की तैयारी करेगा, यहाँ पे निर्माण लगभग कंप्लीट है और पूरी तरह से तैयार हो जाएगा G2 में, ठीक है। उसके बाद विभाजन अवस्था, यहाँ पे अपनों ने 2 पढ़ने, केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य, ये इसके पार्ट हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखने की जो सेल डिवीजन है, मेन जो सेल डिवीजन है वो कितने प्रकार का होता है, 3। कौन कौन से, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री और सूत्री अपने को ध्यान रखना मानव में, और असूत्री तो अपने को बस ये एग्जांपल ध्यान रखने किस किस में होता है, और किस में होता है, एक कोशिका और अविकसित कोशिका में, ठीक है। शब्द किसने दिया, रेमेटर ने। उसके बाद समसूत्री विभाजन उन्होंने पढ़ लिया, खोज किसने की, शब्द किसने दिया, और ये होता किस में है, और ये किस काम आता है, वृद्धि और मरम्मत के समय ये काम आता है। और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है उसमें, अपरिवर्तित, ठीक है। तो इसमें विभाजन कितनी बार होता है, एक बार ही होता है। इसमें 2 अवस्थाएं हैं जो अपनों को पढ़नी, एक तो केंद्रक द्रव्य विभाजन और एक कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। तो केंद्रक द्रव्य विभाजन में अपनों ने इसके पार्ट किए थे कितने, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और सबसे पहले प्रोफेज पढ़ा था, तो ये आपके सामने ही। तो कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने पढ़ेंगे कि जो आपके पास ये फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कंप्लीट कर देंगे अपने। धन्यवाद।